हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एस ट्यूटर एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने राजस्थान पुलिस में अब की बार एक नया टॉपिक जोड़ा है, महिला एवं बाल विकास, जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध की बात करें दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले तो हम जिस देश में रहते हैं, भारत में, वहां की जनसंख्या का अगर अपन बात करें तो जनसंख्या यहां पर पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। चाइना के बाद में जहां की बात करें अपन, तो विश्व में दूसरे नंबर में हम जनसंख्या के स्तर पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। तो दोस्तों, इस इंडिया में जितनी ज्यादा व्यवस्था खराब है, उतना शायद हम इतनी जनसंख्या वाले देशों में चाइना से कंपैरिजन करें तो वहां नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर जो अपन बात करें अपराधों की, तो एक शुरू से ही थ्योरी रही है हमारे समाज में महिलाओं के प्रति। ठीक है, महिलाओं के प्रति एक अवधारणा रही है कि महिलाओं को एक समाज में एक अलग ही दर्जे का देखा जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि महिलाएं जो होती है वो बिल्कुल कमजोर होती है, या महिलाएं आदमी के कंपैरिजन में या आदमी की तुलना में उसके बराबर सक्षम नहीं होती है। काफी लोगों की एक रूढ़िवादी सोच है, और इस सोच के कारण हमारे जो भारत में है, इस भारत में दोस्तों बात करें तो हमारे यहां पर जो परिवार जो है वो है पितृ सत्तात्मक। कौन सा परिवार? हमारे पितृ सत्तात्मक परिवार वाली व्यवस्था है। यानी कहने का मतलब यहां पर जो पावर होती है, जो मुखिया होता है या जो सत्ता जिसके पास होती है, वो होती है हमारे किसके पास? पिता के पास। या कहने का मतलब हमारे जो समाज है वो है पुरुष प्रधान, यानी पुरुष का बोलबाला अधिक है। इस कारण महिला को एक कमजोर दृष्टि से देखा जाता है, या उसको एक मतलब ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी मानसिकता है लोगों की। हम प्राचीन समय से देखते हैं तो वहां पर महिला को एक मुख्य धारा में कभी उसको मनुष्य के समकक्ष सॉरी पुरुष के समकक्ष कभी माना ही नहीं। तो यही कारण है कि ये जो दो हमारे पास है, एक महिला है और एक बालक है। ठीक है, ये बालक जो है बिल्कुल जो शारीरिक रूप से बिल्कुल क्या होते हैं, अगर बात करें पुरुषों की तुलना में तो थोड़े कमजोर होते हैं, जिसके कारण इनके साथ हमारे समाज में काफी एक तरह से इनके साथ बुरा बर्ताव मान लो, या इनके प्रति अपराधों की जो लिस्ट है, अपराधों की जो सूची है, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, जो आपके पुलिस में है, आपके जो पुलिस में है, ये महिला एवं बाल अपराध का एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम का आपके सिलेबस में आने का यही कारण है कि जब आप इस सेवा से जुड़ जाएंगे, जब आप पुलिस सेवा से जुड़ जाएंगे, तो उस पुलिस सेवा में रहते हुए इस महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम के लिए, इस महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, ये सारी चीजें आपको एक पुलिस से होने के नाते पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं दोस्तों। देखिए, देखिए दोस्तों, महिला एवं बाल अपराध की बात करें दोस्तों तो क्या होती है? देखो, महिला और बाल अपराध के संदर्भ में दो चीजें हैं यहां पे। ठीक है, एक जैसे हम कहते हैं हिंसा। ठीक है, हिंसा का मतलब आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ या बलपूर्वक जानबूझ करके किया गया प्रयास। देखिए क्या होता है हिंसा। हिंसा क्या कहेंगे दोस्तों? ये मान लो किसी व्यक्ति या स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी समूह या समुदाय
ठीक है दोस्तों, यानी क्या होती है हिंसा? हिंसा होती है यानी स्वयं के द्वारा या किसी व्यक्ति या समूह या समुदाय के विरुद्ध, समुदाय के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर किया गया। ठीक है दोस्तों, कि स्वयं के प्रति या किसी व्यक्ति या समूह या समुदाय के विरुद्ध किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर किया गया शारीरिक, मानसिक चोट। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति या समूह या समुदाय के प्रति किया गया शारीरिक या मानसिक चोट क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है हिंसा। क्या कहलाती है? हिंसा। या अपन बात करें अपराध की, ये तो हो गई हिंसा। ठीक है, एक होता है अपराध, यानी अपराध का मतलब हो गया जानबूझकर। ठीक है दोस्तों, मतलब अनजाने में हो जाए वो अपराध नहीं है, जानबूझकर किया गया या ऐसे क्रियाकलाप, जानबूझकर किए गए ऐसे क्रियाकलाप जो क्या हो दोस्तों? जो समाज के विरुद्ध हो। ठीक है, अपराध किसे कहते हैं दोस्तों? अपराध की बात करें तो जानबूझकर किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी समूह के द्वारा जानबूझकर किए गए ऐसे क्रियाकलाप जो समाज के विरुद्ध हो या समाज के द्वारा निर्धारित आचरण के विरुद्ध हो। ठीक है, क्या होता है अपराध किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा जानबूझकर किया गया ऐसा क्रियाकलाप जो समाज के विरुद्ध हो या समाज के द्वारा निर्धारित जो आचरण है, यानी समाज, जिस हम समाज में रहते हैं, जिस समाज में हम निवास करते हैं, उस समाज के कुछ मापदंड होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ उसके प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, यानी वो उस समाज के द्वारा डिसाइड किया जाता है, उस समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर इन निर्धारित जो आचरण है या निर्धारित जो नियम है उनके खिलाफ यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो क्या होता है दोस्तों? अपराध होता है। या फिर अपन बात करें हमारे भारत में आईपीसी। ठीक है, यानी आईपीसी का मतलब हो गया भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अंतर्गत वह कोई काम हो जो क्या हो, मतलब जिसे आईपीसी के अंतर्गत उसे सजा या जुर्माना तय किया गया हो। ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? अपराध। देखिए दोबारा समझ लीजिए क्या होता है। देखिए कहने का मतलब हिंसा क्या हो गया? किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे स्वयं के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति या किसी एक बड़े समूह के प्रति या जाति समुदाय के प्रति या एक बड़े ग्रुप के प्रति जानबूझकर किया गया शारीरिक और मानसिक प्रहार क्या कहलाता है? हिंसा कहलाता है। यानी ऐसा काम जो किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचे या उसका मानसिक रूप से उसको आघात लगे, उसके मानसिक रूप से उसको प्रतिघात लगे, ऐसा कोई कर्तव्य यदि किसी के द्वारा किया जाता है वो कहलाता है हिंसा। हिंसा का मतलब यही नहीं है कि आप किसी को मारो, हथियार से मार दो, उसको खून खराबा कर दो, यही हिंसा नहीं होती। हिंसा का मतलब होता है यानी मन, वचन, कर्म। ठीक है, आप किसी के प्रति मन में भी गलत विचारधारा रखते हैं तो वो भी एक हिंसा ही है। किसी के प्रति आप गलत काम करते हैं तो भी एक हिंसा ही है। या आप किसी को गलत कहते हैं, किसी व्यक्ति को आप गलत कुछ अब्यूज करते हैं, गाली गलौज करते हैं या उसको मतलब प्रताड़ित करते हैं, ऐसी चीजें किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? हिंसा के अंतर्गत आती है। बात करते हैं अपराधों की, तो अपराधों का मतलब है कि जानबूझकर किया गया ऐसे क्रियाकलाप जो हमारे समाज के विरुद्ध हो या समाज के द्वारा निर्धारित जो आचरण है उनके विरुद्ध हो, या इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत बात करें, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उनको सजा या जुर्माने का प्रावधान किया गया हो, वे सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों? अपराध कहलाते हैं। ठीक है, तो बात करें
हिंसा और अपराध, ठीक है, हिंसा और अपराध में दोनों में क्या एक सीधा संबंध है, ठीक है, दोनों एक ही बात कहते हैं। हिंसा और अपराध दोनों एक ही बात कहते हैं कि जानबूझकर किसी को प्रताड़ित करना, जानबूझ करके किसी को नुकसान पहुंचाना क्या कहलाता है, अपराध की कैटेगरी में, हिंसा की कैटेगरी में आता है। समझ में आ गया? तो क्या हो गया इन दोनों का मतलब, एक तरह से अपन बात करें तो सीधा सा है, जानबूझ करके किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से समाज के विरुद्ध या समाज के द्वारा निर्धारित मापदंडों के विरुद्ध कोई कार्य, वो सब क्या कहलाएंगे, अपराध कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां तक चलिए अब देखिए इस महिला एवं बाल अपराध के आगे बात करें दोस्तों, तो देखिए आज के समय में जो मेन बात है, ये धीरे धीरे क्या है कि समाज में धीरे धीरे अपराधों में वृद्धि हो रही है दोस्तों। ठीक है, अगर अपन अभी की बात करें तो आए दिन हम ऐसे अखबारों में, न्यूज चैनलों में ऐसी कई घटनाएं देखते हैं कि कुछ क्राइम ऐसे होते हैं, इतने घिनौने होते हैं कि जिनको सुनते ही, जिनको देखते रूह कांप उठती है दोस्तों। अभी जो अपन बात करें, अभी जो फिलहाल जो अभी लेटेस्ट में यूपी में जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ जो गैंगरेप हुआ, वो एक झकझोर देने वाली, यानी दिल को अंदर से एक आघात पहुंचाने वाली, अंदर से एक भयभीत करने वाली घटना है, जिसमें एक लड़की के साथ एक सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसकी जीभ काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, जो कि ऐसे सुनते ही एक रूह कांप उठती है। ऐसे अपराधों में हमारे दिनों दिन क्या होती जा रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। अब ये जो अपराध हो रहे हैं, इस वृद्धि को रोकने के लिए, इसे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। हमें मिलजुल करके इन अपराधों को रोकना पड़ेगा, वरना ये अपराध दिनों दिन बढ़ते जाएंगे और एक ऐसा वक्त आएगा जब हम इनको नहीं रोक पाएंगे, और जब हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो ऐसी घटनाओं को हमें मिलजुल करके सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। बात करें सरकारों की, ठीक है, सरकारों ने ऐसे काफी नियम बना रखे हैं, नियम या अधिनियम बना रखे हैं, लेकिन ये जो नियम और अधिनियम है, ये एक्चुअल में पब्लिक को पता नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों, लोगों में जागरूकता का अभाव है। ठीक है अब ये जो जागरूकता का अभाव है, इस जागरूकता को हमें बढ़ाना पड़ेगा। हमें मिलजुल करके, सरकारों ने अपने नियम बना रखे, अधिनियम बना रखे हैं, इन नियमों को और इनको जो भी कानून है, इन कानूनों को हमें लोगों तक पहुंचाना होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसकी जरूरत है, सामूहिक अवेयरनेस की, सामूहिक जागरूकता की जरूरत है दोस्तों। और जब ये सामूहिक जागरूकता आएगी तब ही हम क्या कर सकते हैं, इन अपराधों पर कंट्रोल कर सकते हैं। वरना दोस्तों, ये जो अपराध है, इन अपराधों की बात करें तो ये एक जंगल की आग की तरह है। ठीक है, अगर अपन बात करें, ये जो अपराध है कैसे, ये जंगल की आग के समान है। अगर जिस तरीके से एक बार जंगल में आग लग जाती है तो उस आग को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी समस्या हो जाती है। आग अपना इतना भयावह रूप ले लेती है कि वह जंगल का पूरा सत्यानाश करके ही वो समाप्त होती है, यानी इतने प्रयासों के बावजूद भी नहीं रुकती। यानी ये अपराधों की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे जो लोगों की मानसिकता दूषित होती जा रही है, इसके पीछे कई हमारे सोशल कारण है, कई ऐसे टेक्निकल और सोशल रीजंस है जिनकी वजह से लोगों में एक क्रिमिनल की अवधारणा जागृत हो रही है।
इस क्रिमिनल का जो एक तरह से लोगों का सोचना, ये लोगों में जो सोसाइटी में एक नया बदलाव आया, इस बदलाव को रोकना होगा हमें सोशल अवेयरनेस के द्वारा। यानी लोगों में इन अपराधों के प्रति अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना हमारा एक तरह से नैतिक कर्तव्य हो गया। और इसको फैलाने के लिए हमें बहुत जल्दबाजी में काम करना होगा, वरना ये जंगल की आग एक बार लग गई तो यानी इसे रोकना असंभव है। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसे रोकना असंभव हो जाएगा, हम नहीं रोक पाएंगे। और ये अपराध आज की जिस तरीके, जिस स्पीड से, जिस गति से ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले समय में इसका जो दुष्परिणाम है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी भी वक्त है दोस्तों, अभी भी हमारे पास समय है कि हम अवेयर हों और इनके प्रति जागरूक हो। तो ये सरकारों का भी काम है और खुद हमारा इंडिविजुअली, हमारा खुद का व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, एक सामाजिक तौर पर सामाजिक प्राणी होने के नाते ये हमारा एक दायित्व बनता है कि इन अपराधों के प्रति हम अवेयरनेस हो, लोगों में एक नैतिक शिक्षा का विकास करें, लोगों में नैतिकता का प्रसार करें, उनमें फैलाएं, तब जाकर के इन क्राइमों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब देखिए इस इंडियन, अब देखो महिला एवं बाल अपराध में हम पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों, महिलाओं के प्रति अपराध। ठीक है दोस्तों, हम पहले बालकों के बारे में फिर पढ़ लेंगे। पहले महिलाओं की, इस समय जो सबसे ज्यादा विकराल स्थिति होती जा रही है वो महिलाओं को लेकर के हो रही है। महिलाओं के प्रति समाज में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। महिलाओं की जो स्थिति है वो बिल्कुल एक बहुत ही, उनकी एक बिल्कुल वीक कंडीशन हो चुकी है। आए दिन ऐसी झिकझोर देने वाली, जैसे हमने देखा दिल्ली में निर्भया कांड, ठीक है, उसके बाद में हमने जो प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ, अभी जो हाथरस में जो एक बालिका के साथ हुआ, ऐसी ऐसी घटनाएं दोस्तों जो वाकई में मन को, एक दिल को अंदर से, मतलब क्या कहे, शब्द नहीं है दोस्तों। ऐसा घटनाएं एक इंसान तो नहीं कर सकता, इवन जानवर भी इतनी घिनौना हरकत तो नहीं करता है। हम जानवरों को भी देखते हैं, जानवर भी अपनी मजबूरी में चाहे कितना ही हो, लेकिन इस तरीके से घिनौना कार्य नहीं करते जिस तरीके से दो चार हमारे समाज में ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, और वो महिलाओं के प्रति। तो जहां पर इन अपराधों को रोकने की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इनके महिलाओं से संबंधित अपराध। देखिए, महिलाओं से संबंधित अगर अपराधों की बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं के साथ होता क्या है। देखिए, समाज में जो महिलाओं के साथ क्या क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, महिलाओं के साथ क्या क्या होते हैं दोस्तों। जैसे महिलाओं के साथ होता है एक तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन शोषण, दहेज, उत्पीड़न आदि। देखिए दोस्तों, महिलाओं के समाज में सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं के साथ, तो क्या होता है, शारीरिक रूप से उनको प्रताड़ना करना, प्रताड़ित करना, एक मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। महिला एक घर में रहती है, घर में रहते हुए कई लोगों की उसको सुनना पड़ता है, उसके पति की, सास की, ससुर की, आस पड़ोस की, बहुत सारे के उसके ऊपर बंधन है, काफी बंधन में रहती है, और इस तरीके से वो एक ऐसी जगह रहते हैं और उसका मानसिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है दोस्तों। और इसकी वजह से क्या होता है
कि उसकी जो मानसिक क्षमता होती है, सोचने समझने की क्षमता, जो उसकी जो नेचुरलिटी है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है दोस्तों। कब? इस समाज में जब उसके साथ इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हम जानते हैं महिलाओं के साथ कितना सार का अत्याचार होता है। ठीक है, महिलाओं को आज भी अगर अपन बात करें तो जो मजदूरी है वो समान नहीं दी जाती है, और भी देखें तो आर्थिक लेवल महिलाओं का बहुत ज्यादा, वो एक तरह से डिपेंडेंट होती है। महिलाओं को आज भी जो आर्थिक लेवल है उनका बिल्कुल खुद सेल्फ डिपेंड नहीं है, वो किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो किसी ना किसी के प्रति उनके ऊपर निर्भर होती है, चाहे वो पति हो, बेटा हो, कहीं ना कहीं वो मतलब यहां इंडिपेंडेंट नहीं है महिलाएं। तो दूसरी बात करते हैं यौन शोषण। तो यौन शोषण कई तरीके से होता है दोस्तों। एक यौन शोषण हमारे समाज में बलपूर्वक किया जाता है, कुछ हमारे ऐसी चीजें हो जाती है जो हम आगे बताएंगे दोस्तों। दहेज, सबसे बड़ी जो समस्या है भारत में वो है दहेज उत्पीड़न। ठीक है, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न होता है वो होता है किसको लेकर के? दहेज को लेकर के। आगे देखते हैं इनके बारे में। देखिए, जैसे बात करते हैं दोस्तों, एक हमारे अपराध मापने की एक एजेंसी है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। कौन सी दोस्तों? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें दोस्तों, तो इस राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत बात करें तो वर्ष में, साल में कम से कम 3 लाख मामले होते हैं जो किनसे संबंधित होते हैं दोस्तों? महिलाओं से संबंधित। ठीक है, ऐसे यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट की बात माने तो इस राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत साल में कम से कम 3 लाख मामले होते हैं। 3 लाख ऐसे मामले होते हैं जो किनसे संबंधित है? वो है आपके महिलाओं के अपराध से संबंधित। ठीक है दोस्तों, अब वर्ष में इतना बड़ा आंकड़ा होना, इतना बड़ा होना एकमात्र कौम के प्रति, महिलाओं के प्रति, जो पुरुषों की तुलना में बात करें, जो लैंगिक स्तर है वो पुरुषों की तुलना में वैसे भी कम है। तो यहां पर उनके 3 लाख ऐसे मामले आते हैं वर्ष में जो महिलाओं के अपराधों से संबंधित है। जो ये अपराध कौन से होते हैं दोस्तों? ये अपराध होते हैं जैसे छेड़छाड़। कौन से होते हैं? छेड़छाड़, मारपीट, अपहरण, दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या आदि। ठीक है, यानी 3 लाख जो मामले आते हैं महिलाओं से संबंधित प्रति वर्ष, वो आते हैं कैसे? या तो उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, या मारपीट की जाती है, या किडनैपिंग हो जाती है, या उनको दहेज के कारण मार दिया जाता है, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं के बारे में हमें ऐसी रिकॉर्ड मिलता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत। समझ में आ गई दोस्तों यहां तक? यानी कहने का मतलब हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जो स्थिति है वो बिल्कुल महिलाओं की स्थिति दयनीय है, शोचनीय है। तो देखिए दोस्तों, यहां समझ में आया आपके? यानी महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं या महिलाओं संबंधित अपराध कैसे? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन शोषण या दहेज से संबंधित। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात माने तो वर्ष में कितने? 3 लाख ऐसे मामले होते हैं जो महिलाओं से संबंधित होते हैं, जो किससे? छेड़छाड़ से, मारपीट से, अपहरण से, दहेज से या बलात्कार या हत्या से रिलेटेड केस होते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इस महिलाएं बाल अपराध की आगे बात करें दोस्तों, तो देखिए क्या है कि जैसे अगर अपन बात करें किसकी? राष्ट्रीय
अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें, ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें दोस्तों तो 34,000, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, और वो रिपोर्ट है 2015 की। 2015 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें 2015 की, तो इसमें 34,000 ऐसे केस है जो किससे संबंधित है दोस्तों, बलात्कार से, ठीक है। अकेले 34,000 केस महिलाओं के साथ क्या है, बलात्कार, या जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों दुष्कर्म। ठीक है दोस्तों, ये 2015 का रिकॉर्ड है, जहां की अपन बात करें तो इतने सारे अपराध 2015 में 34,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा सोचनीय विषय। बात करें दहेज को लेकर के, तो दहेज को लेकर के बात करें तो दोस्तों आंकड़ों के आधार पर दहेज की बात करें, हम आंकड़ों के आधार पर बात करें दहेज को लेकर के, तो देखिए दोस्तों दहेज एक ऐसी बीमारी हमारे समाज में, दहेज को लेकर के इतना जबरदस्त काम हमारे देश में कि प्रतिदिन प्रति घंटा, मतलब देश के किसी ना किसी जगह, देश के किसी ना किसी गांव, किसी ना किसी शहर, किसी ना किसी नगर में एक ऐसी घटना होती है जिसमें प्रति घंटा यानी हर 1 घंटे में एक महिला की मौत सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो जाती है दोस्तों, दहेज के कारण। दहेज इतनी बड़ी समस्या है, जो बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा करता है और उसको शादी करने के लिए इतना मजबूर हो जाता है कि अपनी बेटी के लिए वह जो वर पक्ष होता है उसको एक बड़ी पूंजी चुकानी पड़ती है। अगर वह पूंजी नहीं चुका पाता तो उस पूंजी नहीं चुकाने का मुआवजा जो भुगतती है वो महिला भुगतती है, वो लड़की भुगतती है जिस घर में वो जाती है। और इस कारण हर 1 घंटे में, भारत में प्रत्येक 1 घंटे में एक महिला की मौत जो होती है वो किसके कारण होती है दोस्तों, दहेज के कारण होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे आंकड़े कहते हैं दोस्तों, ये आंकड़े कहते हैं जो बिल्कुल आपके फैक्ट है, उनके आधार पर तो इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है हमारी महिलाओं के प्रति, जो कि हमें जानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा और समाज में एक नई क्रांति लानी होगी दोस्तों, समाज में बदलाव लाना होगा। वरना अगर ये सिस्टम चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे हिसाब मांगेगी और तब हम हिसाब नहीं दे पाएंगे, तब हम खामोश रहेंगे, हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे, तब उनके सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों वो सवाल खड़े ना हो, ऐसे सवाल भविष्य में हमें ना मिले, इसके लिए हमें अभी मिलकर के सामूहिक रूप से ये जो बुराइयां हैं इन बुराइयों को खत्म करना होगा। दहेज का जो सबसे बड़ा पंगा है दोस्तों, इस दहेज के विरुद्ध मिलजुल करके आंदोलन करना होगा। ऐसे बहुत से सामाजिक संगठन है लेकिन वो सिर्फ एक संगठन ही बन के रह गए, वो वास्तविक रूप से कोई कार्य नहीं कर रहे। ये हमें खुद को मजबूत होना पड़ेगा और इस बुराई को समाप्त करना पड़ेगा, वरना जो ये 1 घंटा में एक महिला की मौत हो रही है, आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये आंकड़े हमारे पास अभी के हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो देखिए, आगे बात करें घरेलू हिंसा की। घरेलू हिंसा, इस घरेलू हिंसा में यदि आंकड़ों के अनुसार बात करें दोस्तों तो 70% महिलाएं, आप सोचिए 70% महिलाएं ऐसी है जो प्रतिदिन इस घरेलू हिंसा का शिकार होती है। कई कारण हो सकते हैं, दहेज को लेकर के भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को तो पुरुष ने आज तक कभी अपने बराबर का समझा ही नहीं। महिला के प्रति जो उसकी सोच है शुरू से ही,
प्राचीन समय से ऐसी कई प्रथाएं चली आ रही थी। जैसे पहले अपन एक सती प्रथा हुआ करती थी, प्रूफ करना पड़ता था लेडीज को कि वो कितना प्यार करती है अपने पति से, वो उसके साथ जलना होता था, खुद ना जले तो लोग जबरदस्ती जला देते थे। ऐसी कुप्रथाएं थी जो सब सारी चीजें दुनिया में जितने भी सारे प्रूफ करना पड़ता है आज वो महिलाओं को करना पड़ता है। तो ऐसी जो महिलाओं के साथ जो मारपीट होती है, जो घरेलू हिंसा उनके पति से हो सकती है, उसके फैमिली वालों से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। ऐसे जो केस हैं यानी ऐसे जो मामले हैं वो है कितने दोस्तों, 70% महिलाएं हर दिन इस घरेलू हिंसा का शिकार होती है। मात्र घर में नहीं दोस्तों, घर में नहीं, बाहर ऑफिस में भी। ठीक है, यानी बाहर जो ऑफिस में जाती है, बाहर जो काम करने जाती है, चाहे वो कार्य मजदूरी का हो, चाहे वो किसी दफ्तर में काम करती हो या किसी विभाग में काम करती हो, वहां भी आए दिन उनको इसका सामना करना पड़ता है। बहुत से डिपार्टमेंटों में महिलाओं की आज भी ठीक से इज्जत नहीं है, या वहां पर उनके साथ और भी कई प्रकार के बदसलूकी की जाती है। और यह हमें समझने की जरूरत है। और ये हमारे आसपास में ऐसी कई घटनाएं हैं जो देखते रहते हैं, खूब आती रहती है। ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम खुद जानते हैं, खुद समझदार हैं हम। तो ऐसी घटनाएं हैं, यानी सब घरों में नहीं है हिंसा, उनके खिलाफ बाहर भी खूब क्या हो रही है, हिंसा हो रही है। ऐसे कई कार्यस्थल, दफ्तर, विभाग वहां पर भी हो सकते हैं दोस्तों। यहां सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बात करें हम किसकी, देखो अपहरण। ठीक है, अपहरण की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत अगर अपन बात करें दोस्तों, तो 2015 में 60,000 जो है वो क्या हुए दोस्तों, अपहरण। किनके, महिलाओं के 60,000 से अधिक, महिलाओं के 60,000 से अधिक अपहरण किए गए। यानी महिलाएं जिनको घर से उठा लिया, कार्यस्थल से उठा लिया, या बाजार से उठा लिया, या रास्ते से उठा लिया, लगभग कितनी, मतलब 60,000 से अधिक महिलाओं का अपहरण हो गया जिनका अभी तक पता नहीं चला। और ये अपहरण क्यों होते हैं दोस्तों, ये अपहरण होते हैं क्यों, जबरन शादी के लिए, जबरन शादी या देह व्यापार के लिए। हमारे आज भी महिलाओं को खरीदा बेचा जाता है देह व्यापार के लिए, अपनी हवस को बुझाने के लिए, अपनी जो मानसिक जो कुंठा है उसको मिटाने के लिए आज भी महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है, जो हम आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों मैं। तो इस तरीके से ये अनेक ऐसी चीजें जिनसे मिलकर के हमें लड़ना होगा दोस्तों। तो ये कुछ आपके हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। दोबारा समझा देता हूं, महिला एवं बाल अपराधों की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत 34,000 महिलाएं 2015 में, 2015 के आंकड़े जिसमें 34,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, दुष्कर्म हुआ। हर दिन, प्रतिदिन, हर एक घंटे में एक महिला ऐसी है भारत के जो किसी ना किसी जगह पर सिर्फ दहेज के कारण मारी जाती है। 70% ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ आए दिन घरों में मारपीट की जाती है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है। कुछ महिलाएं, ये यहीं तक नहीं है, बाहर भी ऐसा माहौल देखने को मिलता है उनके कार्य विभागों में। अपहरण की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो 2015 में लगभग 60,000 महिलाएं क्या की गई है, अपहरण कर ली गई है, किडनैप कर ली गई है। जिनको क्यों किया गया, या तो उनकी जबरन शादी करने के लिए, या फिर उनको बड़े बड़े बाजारों में बेचने के लिए, देह व्यापार के लिए। यह आंकड़े कहते हैं दोस्तों कि महिलाएं सबसे ज्यादा अपनों में सुरक्षित है।
महिलाएं अपनों में सुरक्षित होती है। ये गलत बात है दोस्तों। यानी सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें ये अपराधों की जो जांच हुई, इन अपराधों का जो रिकॉर्ड सामने आया, तो ये जो अपराधिक होते हैं, सर्वाधिक जो अपराध होते हैं, सर्वाधिक जो अपराध होते हैं वो कहां होते हैं? अपनों में ही होते हैं। यानी इनके जिम्मेदार अपने खुद के हैं, सगे संबंधी ही हैं, जहां पर हम देखने को चाहते हैं। तो दोस्तों ये महिलाओं का कुछ बातें हो गई, कुछ ऑथेंटिक आपके आंकड़े हो गए, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन। देखिए आगे देखते हैं दोस्तों, महिलाओं से संबंधित महिलाओं के अपराधों से संबंधित कुछ आपके नियम है या कानून है, वो देखिए क्या देखते हैं। देखिए महिलाओं के साथ जो ये अत्याचार हो रहे दोस्तों, ये कोई आपकी बात नहीं है। देखिए यानी जब हमारा देश आजाद हुआ, और देश आजाद हुआ उस समय, आजादी के समय जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, ठीक है, 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो 1950 से ही, ठीक है, 1950 में हमारी सरकारों को शक्ति दे दी गई थी महिलाओं के कल्याण के लिए, ठीक है। यानी हमारा जो भारतीय संविधान है, अनुच्छेद 42 है दोस्तों। इस अनुच्छेद 42 में संविधान राज्य को अधिकार देता है, यानी अनुच्छेद 42 के अंतर्गत हमारा संविधान, कौन दोस्तों? संविधान राज्य को अधिकार देता है कि वह क्या करे? महिलाओं का कल्याण करे, महिलाओं का क्या करे? कल्याण करे। यानी हमारे संविधान में इसकी मान्य, संविधान में इसका प्रोविजन किया गया है, संविधान में इसका प्रावधान किया गया है कि महिलाओं से संबंधित कार्य किए जाएं। ये सरकारें ऐसे नियम, कायदे, कानून बनाए जिसमें महिलाओं की सिक्योरिटी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए महिलाओं का कल्याण। सॉरी, चलिए दोस्तों, इसके बाद में अगर अपन देखते हैं दोस्तों, तो देखिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860। देखिए दोस्तों 1860 में जब ब्रिटिशर्स का यहां राज था, अंग्रेजों का सरकार था, उसी समय भारत के लिए उन्होंने कुछ कानून बनाए थे, कुछ अपने, जो कि आते हैं किसमें? भारतीय दंड संहिता। इस भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 1860 में कुछ कानून बनाए थे दोस्तों, ठीक है। जैसे इस 1860 की बात करें, इसको थोड़ा आगे देखते हैं दोस्तों, आगे वाले में वहां थोड़े समझेंगे। यहां आप समझ में आ गया महिला एवं बाल अपराध से संबंधित, यानी सरकारों को यह शक्ति हमारा संविधान देता है, पहले से ही दे सकता है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी समय महिलाओं की सुरक्षा को व्यवस्था की गई थी। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया गया था दोस्तों? इस अनुच्छेद 42 में, यह अनुच्छेद 42 जो आता है, यह आता है आपके डीपीएसपी, मतलब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इस नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 42
राज्य को पावर देता है, यानी हमारे भारत का संविधान अनुच्छेद 42 के अंतर्गत राज्य को यानी सरकारों को अधिकार देता है कि वो महिलाओं का कल्याण करे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं थोड़ा सा इसका नेक्स्ट पेज में। चलिए दोस्तों, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया था भारतीयों के लिए, वो था भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860। देखिए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 में अंग्रेजों के समय जो कानून बने उस समय देखिए इसमें क्या थी, सेक्शन मतलब धाराएं होती थी। जैसे धारा 374, ठीक है, धारा 374 या धारा को बोलते हैं सेक्शन। ठीक है, धारा या सेक्शन 374 में क्या किया गया है दोस्तों कि किसी महिला की मर्यादा या उसकी इज्जत को भंग किया जाएगा। ठीक है, किसी महिला का यानी ऐसा कोई कार्य या किसी महिला की मर्यादा, उसकी जो मान मर्यादा है, उसकी जो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसका जो आत्मसम्मान है, ठीक है, उस आत्मसम्मान को यदि भंग किया जाएगा तो उसके अंतर्गत 374 के अंतर्गत क्या किया जाएगा, उसको दंड या जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, उसे दंड दिया जाएगा या जुर्माना दिया जाएगा। कब? जब किसी महिला का मर्यादा या इज्जत भंग की जाएगी, या इसे बोल सकते हैं आप सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है दोस्तों, यदि उसका सेल्फ रेस्पेक्ट किसी के द्वारा भंग किया जाएगा या उसका मान हानि किया जाएगा तो उसके लिए सेक्शन आईपीसी की सेक्शन 374 के अंतर्गत क्या किया जाएगा, दंड या उसको जुर्माना दिया जाएगा। देखिए, फिर बात करते हैं आपके आईपीसी भारतीय दंड संहिता। मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, आईपीसी सेक्शन या जिसे अपन धारा भी कह सकते हैं, आईपीसी सेक्शन 374 ए में। ठीक है दोस्तों, आईपीसी की धारा 374 में क्या किया गया है दोस्तों, यदि किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया जाएगा, ठीक है, यौन उत्पीड़न का मतलब आप जान गए होंगे, दुष्कर्म। ठीक है, दुष्कर्म करना क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। यदि किसी महिला के खिलाफ या महिला के साथ यौन उत्पीड़न या दुष्कर्म किया जाएगा तो उसे आईपीसी 374 के अंतर्गत क्या दिया जाएगा, दंड या जुर्माना भुगतना पड़ेगा। यहां यौन उत्पीड़न कई तरीके से होता है जो मैं आपको आगे और बताऊंगा। नेक्स्ट, आईपीसी की धारा 300 आईपीसी की धारा 374 बी। ठीक है दोस्तों, आपका आईपीसी की धारा 374 बी क्या करती है, 374 बी करती है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति या समूह किसी के भी द्वारा किसी महिला को नग्न किया जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति या यहां पर अपन किसी समूह की बात भी कर सकते हैं। कई बार क्या होते हैं कि हमारे ऐसी कुप्रथाएं चली हुई है समाज में कि
महिला किसी घर में किसी की बार बार अगर कुछ ऐसे अनहोनी हो जाती है तो किसी महिला को उसका जिम्मेदार समझा जाता है और उस महिला को यानी या पिशाचनी डाकन पता नहीं क्या क्या कह करके और सामूहिक रूप से पूरे गांव के लोग या कोई व्यक्ति के द्वारा उसे नंगा करके और उस बेचारी को चौराहे मतलब बीच बाजार घुमाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जो देख मतलब सुनने में ही जहां कान फट जाने चाहिए, ऐसी ऐसी घटनाएं आज भी होती है। यदि किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा किसी महिला को नग्न किया जाएगा या नग्न होने के लिए मजबूर किया जाएगा तो क्या आईपीसी की धारा 374 के अंतर्गत उस व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो धाराएं आपको पता होनी चाहिए। आप राजस्थान पुलिस की या जो भी आप इसकी जो तैयारी कर रहे हैं जहां महिला और बाल अपराध से रिलेटेड है तो आपको ये वैसे भी जानना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप एक कंपटीशन के लेवल में जा रहे हैं या कंपटीशन का एग्जाम की फाइट करने के लिए नहीं, वैसे भी ये हर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। इवन हर महिला को तो कम से कम उसके राइट्स पता होने ही चाहिए कि क्या क्या उसके प्रति सेक्शन है, कौन कौन सी धाराएं जिसके अंतर्गत वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती है। जब तक उसको अपने बारे में अपना ये खुद का पता नहीं होगा तो वो कतई दोस्तों अपना डिफेंस नहीं कर पाएगी। तो सेल्फ डिफेंस करने के लिए कम से कम आपको ये आपके प्रति जो नियम बने आपके लिए तो उनको आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड की धारा 374C, ठीक है दोस्तों। 374C क्या है दोस्तों? ये 374C है ताकाजाकी। क्या है? ताकाजाकी। यदि आप महिला के प्रति किसी कोई व्यक्ति या कोई लोग उसको क्रूर दृष्टि से देखता है या घिनौनी नजर से देखता है या हवस की नजर से देखता है या उसकी तरफ अजीब तरीके की हरकतें करता है, ऐसी कंडीशन में 374C क्या करता है? उस ताकाजाकी के आरोप में उसे क्या दिया जाएगा? दंड या जुर्माना भुगतना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर? यहां पे सभी ध्यान दे। नेक्स्ट, आईपीसी की धारा 374D, यहां यह भी ध्यान दे लड़कियां, विशेष ध्यान दे इसका कि कई बार क्या होते हैं कि समाज में कुछ शरारती तत्व होते हैं, कुछ मतलब एक तरह से मतलब जिसको मैं क्या कहूं, मेरे मुंह से नहीं कह सकता, अपने हिसाब से देख लीजिए क्या है वो। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो बेवजह लड़कियों के पीछे अपनी गाड़ियां लगाते रहते हैं, ठीक है, बिना वजह उनका पीछा करते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं, स्टाइल मारते हैं। तो ऐसी जो धारा अगर आपका कोई पीछा करता है तो वो आती है कौन सी? आईपीसी की धारा 374D के अंतर्गत। यदि आपका कोई पीछा करता है तो आप उसके तुरंत खिलाफ क्या कर सकते हैं? एक्शन ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक और आती है आपके आईपीसी की धारा 509, यहां लिख देता हूं मैं। आईपीसी की धारा 509 क्या है दोस्तों? शब्द या अंग विक्षेप, बस इतना लिख देता हूं, ठीक है। यहां ध्यान रखिए आप, चलिए कहने का मतलब आईपीसी की धारा 509 के अंतर्गत यदि आपको कोई उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, यदि किसी पुरुष के द्वारा, किसी लड़के के द्वारा किसी महिला या किसी लड़की के प्रति अभद्र या अशोभनीय कमेंट करता है, उल्टे सीधे अगर शब्दों के उसके ऊपर कमेंट ताकता है या फिर उल्टे सीधे हरकतें करता है अपने अंगों के द्वारा, जैसे आंख मारना, हाथ हिलाना या उल्टे सीधे हरकतें करता है, ऐसी कंडीशन में आईपीसी की धारा 509 के तहत क्या किया जाएगा दोस्तों? उसको दंड दिया जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ आपकी है महिला एवं बाल अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 के अंतर्गत, जिसमें क्या है आपके देखिए आईपीसी धारा 374 क्या है? किसी महिला का मान मर्यादा का उल्लंघन करना, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना
ये आता है आपका 374 में। बात करें आईपीसी की सेक्शन 374 यानी जो उत्पीड़न करना, यौन उत्पीड़न करना या दुष्कर्म करना, ये आती है किसमें? आपके आईपीसी 374। फिर आता है आपका आईपीसी धारा 374 बी, यानी ये क्या है? किसी महिला को किसी व्यक्ति के द्वारा या समाज के द्वारा नग्न किया जाता है या नग्न होने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसके लिए भी आपके प्रावधान है। आईपीसी धारा 374 की बात करें, यदि किसी महिला की तरफ या किसी लड़की की तरफ कोई ताका जाकी करता है, उल्टी सीधी नजरों से वो उसकी तरफ इशारे करता है, देन तब भी वो उसका भागी होगा, दंड का। ठीक है। आईपीसी की धारा 374 डी की बात करें, बिना वजह किसी महिला के कोई पीछे भागता है, तब भी आता है। और एक आती है आईपीसी 509, जिसमें क्या होता है? उल्टे सीधे कमेंट करना, उल्टे सीधे अंग विक्षेप करना या इस तरीके से हरकतें करना, इसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इसको कर लीजिए। आगे एक और देख लेते थोड़ा सा, चलिए। एक भारत की आजादी के बाद में कानून बनाया दोस्तों महिलाओं के लिए। देखिए, महिला एवं बाल अपराध की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या है? आपके दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ठीक है। यानी भारत में महिलाओं से ले या महिलाओं के अपराध, महिलाओं के प्रति होने वाले जो अपराध है, उन अपराधों को रोकने के लिए आपके दंड प्रक्रिया संहिता, यानी इसे बोला जाता है सीआरपीसी। क्या बोला जाता है दोस्तों? सीआरपीसी बोला जाता है। ठीक है। देखिए, अब देखिए इसमें क्या है आपके, इसका अपन जैसे इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं, यहां पे इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर। ठीक है, ये बोला जाता है इसको सीआरपीसी दोस्तों। तो सीआरपीसी यानी, ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान रखना, सीआरपीसी की धारा यानी कानून बना कौन सा? 1973 में। ये 1973 में देखो क्या है दोस्तों, ये देखो, यानी ये जो कानून है आपका, ये महिलाओं से संबंधित महिलाओं के अपराधों के के क्रियान्वयन से संबंधित, अपराधों के क्रियान्वयन से संबंधित अपराधों के क्रियान्वयन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कानून है। कहने का मतलब महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए हैं, महिलाओं के प्रति जो क्राइम रेट जो बढ़ती जा रही है, उस क्राइम रेट में बात करें तो ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या सीआरपीसी 1973 का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 के अंतर्गत बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कानून माना जाता है महिलाओं के कानून से लेकर के। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, ये जो कानून है 1973 में इस कानून को पारित किया गया। ठीक है, हमारी जो संविधान है संसद के द्वारा 1973 में क्या किया गया दोस्तों, इसे पारित किया गया, लेकिन इसे लागू किया 1974 में। ठीक है, 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या सीआरपीसी जो है
1973 उसको लागू किया, पारित किया कब? 1973 में, और लागू किया कब? 1974 में। ध्यान रखिए दोस्तों, यहां 1974 में लागू हुआ, तब इसके लिए क्या है? दो प्रक्रियाएं इसके लिए है, इसमें दो प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, दो प्रक्रियाएं इसमें सम्मिलित है। ठीक है, दो प्रक्रियाएं कौन कौन सी सम्मिलित है दोस्तों? जब पुलिस की मामले की जांच करती है, पुलिस जब जांच करती है तो इस जांच में क्या करेगा? एक तो जो अपराधी पक्ष है उसकी भी ध्यान रखना, यानी दोनों पक्षों की जांच करेगी पुलिस। दोनों पक्ष कौन सा? जो एक तो अपराध करेगा और एक जिसके साथ अपराध होगा, पीड़ित पक्ष। ठीक है, इन दोनों की क्या करेगी पुलिस? ठीक से अच्छे से जांच करेगी। किस एक्ट के अंतर्गत? CRPC 1974 के 1973 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये कानून बना आपके कौन सा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973। चलिए, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए इसके अंतर्गत कुछ कानून है, वो देखिए आप। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनको अपन देख लेते हैं, जैसे देखते हैं अपन धारा सेक्शन 376, सेक्शन या धारा 376A। देखिए दोस्तों, एक एक धारा की बात करें अपन, सेक्शन 376A क्या है? ठीक है, सेक्शन 376A में क्या है कि यदि किसी महिला के साथ उसकी सहमति या असहमति या जबरदस्ती या प्रियजनों की मौत का भय दिखाकर, मौत का भय दिखाकर क्या करता है दोस्तों? दुष्कर्म करता है, मतलब बलात्कार करता है। तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है आपके धारा 376 के अंतर्गत आता है। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उसकी सहमति या असहमति से या जबरदस्ती से या उसके परिवार वालों के ऊपर बंदूक तान दे या परिवार वालों को मारने की धमकी दे करके और उसके साथ जबरदस्ती करता है, तो क्या होता है दोस्तों? वह काम आता है कौन से? 376 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत उसको क्या किया जाएगा दोस्तों? उसको एक संगीन अपराध में उसको क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट बात करें धारा 376B। ठीक है, धारा 376B में क्या होता है दोस्तों? यदि पति पत्नी अलग हो जाते हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, ठीक है, और अलग होने के बाद पति जबरदस्ती करता है। यहां समझिए दोस्तों, मान लीजिए कि किसी पति पत्नी होते हैं और वो डिवोर्स ले लेते हैं या दोनों अलग अलग होने का विचार बना लेते हैं और अलग अलग रहते हैं, और उसके बाद में यदि पति उसके पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती यदि वो संबंध बनाने का प्रयास करता है,
जबरदस्ती संबंध बनाने का, शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो बलात्कार की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यानी वो दुष्कर्म की कैटेगरी में आएगा, बलात्कार की कैटेगरी में आएगा, जिसके तहत उसे 376 बी के अंतर्गत उसे सजा दी जाएगी या उसे प्राण का दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दोस्तों धारा 376 AB। ठीक है, 376 AB की बात करें दोस्तों तो 376 AB में क्या है? यदि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की है, ठीक है, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की है, यदि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो भी क्या कहलाया जाएगा? वो बलात्कार कहलाया जाएगा। उसकी इच्छा हो या ना हो, उसकी इच्छा के खिलाफ हो, जो भी हो, 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ यदि कोई व्यक्ति अवैध संबंध बनाता है तो वह क्या कहलाएगा? वो भी बलात्कार होगा, जिसके किसके एंट्री में आता है? वो 376 AB के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं धारा 376 C। देखिए दोस्तों धारा 376 C में क्या होता है दोस्तों? धारा 376 में होता है यदि कोई महिला यानी किसी लोक सेवक के पास हो या किसी कार्यालय में काम कर रही हो, ठीक है, या किसी अस्पताल में कार्य कर रही हो, अस्पताल या किसी विभाग, कोई सा भी विभाग हो सकता है दोस्तों, यानी इन विभाग के अधीन हो, इन विभागों के अधीन रह करके काम करी हो, या उनकी एक तरह से उनकी रक्षा करना इन लोगों का काम है, और उसके बावजूद अगर यही उसके साथ क्या करते हैं? बलपूर्वक या अवैध संबंध बनाते हैं, अवैध संबंध बनाते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा दोस्तों? वो भी कहलाएगा दुष्कर्म। ठीक है, यानी धारा 376 के अंतर्गत कोई लोक सेवक के पास हो, कार्यालय में, हॉस्पिटल में, पुलिस में, कहीं भी, मान लीजिए कोई महिला है, पुलिस में जाती है और वो न्याय मांगने के लिए जाती है, और न्याय मांगने की बजाय, उसको न्याय देने की बजाय वो उसका शारीरिक शोषण करने का प्रयास करते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आती है। या महिला किसी डिपार्टमेंट में अपना काम करवाने के लिए जाती है और वहां पर किसी अधिकारी के द्वारा, किसी लोक सेवक के अधिकारी के द्वारा उसकी असमत मांगने का प्रयास किया जाता है, तो वो 376 C के अंतर्गत दोषी माना जाएगा, यानी उसे अवैध रूप से अगर उसके साथ बनाने की कोशिश करेगा दुष्कर्म का दोषी होगा। तो ये कुछ धारा हुई दोस्तों, दोबारा समझ लीजिए। सेक्शन 376 क्या है कि महिला की सहमति या असहमति से या उसके साथ जबरदस्ती या उसके प्रियजनों की मौत का भय दिखा करके कार्य अवैध संबंध बनाया गया, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दुष्कर्म या बलात्कार। धारा 376 B की बात करें, पति पत्नी यानी जब अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाने के बाद पति जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो क्या कहलाएगा? बलात्कार कहलाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 376 AB की, तो 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यदि अवैध संबंध बनाए जाते हैं तो भी क्या कहलाएगा? बलात्कार कहलाएगा। 376 C में किसी लोक सेवक कार्यालय, हॉस्पिटल, विभाग आदि में जो अधीन हो और उसके साथ बलपूर्वक कार्य किया जाए तो वो भी क्या कहलाएगा? बलात्कार कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी के तहत आपके धारा 376 D। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। धारा 376 D जो है वो क्या है दोस्तों? यह है गैंगरेप, मतलब सामूहिक बलात्कार। ठीक है, सामूहिक बलात्कार का मतलब है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी महिला के साथ
जोर बलपूर्वक उसके साथ उससे शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, अवैध रूप से उसका प्रयास करते हैं, तो वो इस 376 की कैटेगरी के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा, जिसके लिए कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट बात करें अपन तो धारा 376 DA, धारा 376 डी के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों? धारा 376 DA के अंतर्गत होगा 16 वर्ष की 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार। ठीक है दोस्तों, यानी 16 वर्ष से अलग अलग नियम है, एक है 16 वर्ष से अधिक होगी तो उसके लिए कानून अलग है। यदि 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की है और उसके साथ ग्रुप में क्या करे, यानी सामूहिक रूप से अगर उसके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है तो उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है धारा 376 DA के अंतर्गत। फिर धारा 376 D, धारा 376 DB, धारा 376 DB की बात करें दोस्तों तो यहां पर 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ वही सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म जो किया जाएगा तो वो आएगा कौन से में, आपके धारा 376 DB के अंतर्गत आएगा। और नेक्स्ट जो आएगा दोस्तों वो आएगा धारा 376 धारा 376E। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या आएगा, धारा 376 के अंतर्गत, धारा 376 के अंतर्गत आएगा कि यदि पहले कोई व्यक्ति को पहले, ठीक है, पहले किसी व्यक्ति को धारा 376 D के अंतर्गत यदि उसे 376 के अंतर्गत दोषी करार दिया हो, ठीक है, यानी कहने का मतलब किसी व्यक्ति को धारा 376 या 376 के डी के अंतर्गत ऑलरेडी वो अपराधी घोषित किया जा चुका हो या उसके ऊपर पहले मुकदमा दर्ज किया गया हो, फिर उसके बाद में कर दिया, उसके बाद में अगर मान लो वो 376A, 376B, 376C, कहने का मतलब किसी भी धारा से संबंधित अपराध करता है, किसी भी धारा से संबंधित अपराध करता है तो उसके लिए फिर अलग से प्रावधान है, फिर उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब यदि 376 का मतलब हो गया यदि पहले किसी व्यक्ति के ऊपर ऑलरेडी रेप क्लेम किया गया है, ऑलरेडी 376 और 376D का उसके पहले से उसके ऊपर यदि क्लेम किया गया है और बाद में अगर वो किसी भी धारा में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया दोस्तों। तो ये कुछ आपके विशेष प्रावधान थे दोस्तों, दोबारा देख लीजिए। धारा 376D के अंतर्गत गैंग रेप यानी सामूहिक बलात्कार आएगा,
इसके बाद में धारा 376D के अंतर्गत 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ यदि अनैतिक कार्य किया जाता है तो इसके अंतर्गत आ जाएगा। धारा 376D के अंतर्गत 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यदि सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है तो प्रावधान है। और 376 जो ऑलरेडी पहले किसी रेप के क्लेम में फंस चुका और बाद में फिर वो रेप के कैटेगरी में आ जाता है तो उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी ये महिला बाल विकास की बाल अपराध की यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों जितने भी बारीक से जितना भी आपका एग्जाम से रिलेटेड ही नहीं बल्कि एक आपके एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, भारत का एक नागरिक होने के नाते आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। इसलिए तो आपके कंपटीशन लेवल से ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा लेवल से भी आपको पूरा इसमें करवा दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कल करवाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी तो दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को इससे अवगत कराएं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।